ठीक है, तो लास्ट क्लास में हेट्रोजीनियस रिएक्शन तक हो गया था अपना। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में हम लोगों ने NH4HS का डिसोसिएशन लिया था ना। तो देखो वहीं से आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें, अपने पास क्या था, मैंने दो तीन चीजें बताई थी ध्यान रखने वाली। क्या क्या? हेट्रोजीनियस रिएक्शन हमेशा किससे डील करना चाहिए? गैस के साथ, या केपी हो या गैस के साथ। ठीक। दूसरी चीज कि अगर कभी भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन के अंदर सॉलिड का मोल्स पता करना या सॉलिड का मास पता करना है तो हम लोग किसको यूज करते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी। गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया जाता है, उससे गैस के मोल्स निकाल लेते हैं, एंड बाय कंपेयरिंग द स्टोइचियोमेट्री वी कैन फाइंड द मोल्स ऑफ सॉलिड। और सॉलिड का एक बार मोल्स मिल जाएगा तो हमारा सवाल चाहे सॉलिड का मास पूछे या सॉलिड का हमसे कुछ भी कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ, वो सब चीजें हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी। गैसियस मोल की हेल्प से, इसको बंद कर है ना, तो उसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। ये सब किया था हमने ना। तो चलो अब उसी से अगर आगे बढ़े तो हम लोगों ने एक रिएक्शन ले लिया था CaCO3 का, ले लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। सेकेंड रिएक्शन मैंने कौन सी ली थी? NH4HS वाली रिएक्शन ली थी हमने। सेकेंड रिएक्शन था NH4HS सॉलिड डिसोसिएट्स इनटू NH3 गैस प्लस H2S गैस। ठीक है, ये कर लिया था। इसके लिए हमने KCKP का एक्सप्रेशन निकाल लिया था, दोनों कर लिया था ना। तो इसके ऊपर जो हमारा KC का एक्सप्रेशन, फिर से मैं उसी को रिवाइज करा दूं। ये हमने ऐसे किया था, बाद में A माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा? X, और ये फिर कितना बनता था? X। इसके लिए जब हमने KC का एक्सप्रेशन लिया था तो हमारे लिए आंसर आया था x बाई वी इंटू एक्स बाई वी। फाइनली यही आया था निकल के। ठीक है, और जो KP का एक्सप्रेशन आया था हमारे लिए फाइनली, वो कितना आया था? इसका PT/2, उसका भी PT/2, तो टोटल आ रहा था P² T/4। ये आ रहा था अपने पास। तो टोटल प्रेशर अगर दिया है तो हम लोग PT²/4 कर दे रहे थे KP के लिए, और KC के लिए भी हो गया था ना काम। चलो, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आज लिखते हैं हम लोग, फिर उस न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करेंगे इसे। लिखिए 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg of solid NH4HS 1 kg of solid NH4HS is taken 1 kg of solid NH4HS is taken in a closed container 1 kg of solid NH4HS is taken in a closed container of volume 80 liter at 727 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम 80 लीटर एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमसे बोल रहा है इफ प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम, इफ प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम इज 20 atm, pressure developed at equilibrium is 20 atm, then फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट KP। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट KP फॉर रिएक्शन, कैलकुलेट KP फॉर रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी रहेगी? NH4HS सॉलिड डिसोसिएट इनटू NH3 गैस प्लस H2S गैस। ठीक है, कैलकुलेट KP फॉर रिएक्शन, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ NH4HS सॉलिड, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ NH4HS सॉलिड। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। रिएक्शन हमें दिया है NH4HS गिव्स NH3 प्लस H2S, इसका हमें वॉल्यूम भी दिया है, कितने लीटर कंटेनर में हो रही है ये? 80 लीटर। टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। मास भी दे दिया है सॉलिड का, कितना? 1 kg। कल सेम सवाल हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाला किया है, ध्यान है? कैल्शियम कार्बोनेट वाला सवाल, तो उसमें जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा था वो किसकी वजह से आया था? केवल CO2 की वजह से।
और आज जो प्रेशर डेवलप होगा वो किसकी वजह से आएगा, NH3 की वजह से भी और H2S की वजह से भी। मतलब जो मैंने टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है क्या वो दोनों की वजह से होगा। अब वो दोनों की वजह से होगा तो कितना कितना होगा, सवाल तो ये है। अगर हमें ये पता चल जाए किसका कितना कितना प्रेशर है तो क्या केपी निकाल सकते हैं कि नहीं। रिएक्शन अपनी यही है ना, रिएक्शन तो यही रहेगा अभी भी। देखो रिएक्शन हमारे लिए NH4HS give NH3 plus H2S। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसका कितना 1 kg। 1 kg का मतलब कितना 1000 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कर दो 51, तो इससे क्या मिल जाएगा, इसका मोल्स मिल जाएगा। इसका मास कितना है 1 kg दिया है और इस कंपाउंड का मोलर मास कितना आएगा 41। ये देखो 14 और ये कितना है 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 14 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 14 प्लस 5 कितना हो गया 19 और 19 में 16 को ऐड कर दो, सही ले रहे हैं ना। 18 1 19, 19 और 6 कितना होता है, कितना 35 होता है क्या। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NH4, अच्छा इसका 32 है ना, 32 इसका और इसका कितना 33, 33 और 4 कितना हो गया 37 और 14 जोड़ेंगे तो 51 ही आएगा ना। तो इसका मोलर मास कितना होता है 51, तो ये हमारा इससे मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू में NH3 और H2S के कोई भी मोल्स नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 बाई 51 माइनस x, तो इसका कितना बनेगा x बनेगा और इसका भी कितना बनेगा x बनेगा। ठीक है, अब अगर मुझे अब क्या चाहिए क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर दिया हमें, कितना दिया है टोटल प्रेशर 20 atm, 20 atm दिया है, मतलब 20 atm इन दोनों की वजह से प्रेशर है। तो अगर मान लो इसकी वजह से प्रेशर मैंने P मान लिया तो इसकी वजह से भी तो P ही आएगा, क्यों, क्योंकि 1:1 में दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 आएगा। तो जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर वो P प्लस P इज इक्वल टू क्या आएगा PT। क्या उसके अंदर सॉलिड को लिया जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब क्या यहाँ से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, किसके बराबर हो गया PT/2, मतलब 20 दिया है 20/2 मतलब कितना 10, इसका मतलब इसकी वजह से भी 10 atm का प्रेशर हो गया और इसकी वजह से भी 10 atm का प्रेशर हो गया। अब पहला पार्ट देखो क्वेश्चन का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था केपी बताइए, तो केपी इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। पावर 1 1 ही जाएगा दोनों के, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 atm स्क्वायर। ठीक है, समझे क्या पहला पार्ट। तो हमें केवल टोटल प्रेशर दिया था, टोटल प्रेशर दोनों की वजह से आ रहा था, हमने दोनों की वजह से प्रेशर पता कर लिया कितना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या केपी। अब सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, क्या निकालना है हमें, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ NH4HS, कि कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। तो वो डिसोसिएशन के लिए हमें x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, और मैंने बताया था x को पता करने का क्या तरीका है, PV इक्वल टू NRT। तो हम लोग लगा दें क्या PV इक्वल टू NRT, तो किसी एक गैस के लिए लगा देता हूं, मान लो अमोनिया के लिए लगा रहा हूं, तो PNH3 इंटू V इज इक्वल टू मोल्स भी किसका लेना पड़ेगा, अमोनिया का ही। अच्छा क्या मैं अगर टोटल यहाँ पे लगाता तो मोल्स भी कौन से लेने पड़ते हैं टोटल, तो हम किसी एक गैस पे भी लगा सकते हैं या हम चाहें तो पूरे टोटल पे। अगर टोटल पे लगाते तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना लेते हैं 20, तो मोल्स भी कितना हो जाता 2x, x प्लस x मिलके कितना 2x। तो अभी टोटल ये प्रेशर अमोनिया का कितना आ चुका है 10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया मैंने 80 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया रहेगा यहाँ पे, ये हमारे लिए क्या है x है ना। फ्रॉम आवर इक्वेशन NH3 की वैल्यू क्या है x इंटू आर की वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना 1000। तो देखो ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्या मीनिंग हुआ 10 मोल इसका क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था परसेंट डिसोसिएशन, तो परसेंट डिसोसिएशन ऑफ किसका NH4HS सॉलिड का, यही था ना। तो परसेंट डिसोसिएशन मैंने कल बताया था आपको, डिसोसिएटेड मोल्स ऊपर और इनिशियल मोल नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो बोलो कितना डिसोसिएट हो गया 10 हो गया डिसोसिएट, और कितने इनिशियल मोल थे 1000/51, 1000/51 ये हो गया इनिशियल मोल, इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 1000 से कट जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 51%। समझ गए क्या, लगा लो दोनों पार्ट, है ना। तो कल बोल रहे थे ना तुम कि वो दो प्रेशर आ जाए तो क्या होगा, समझे, दो प्रेशर आ जाए, दो क्या 10 12 दे दे तो भी यही काम करना है, ठीक ना।
जो लोवेस्ट कोएफिशिएंट हो ना उसको P मान लिया करो, लोवेस्ट कोएफिशिएंट। अब चूंकि ये 1:1 में है तो इसको P मानोगे तो दूसरा भी कितना आएगा, P ही आएगा। अच्छा अगर यहाँ पे 3 रहता तो ये कितना हो जाता, 3P, तो P + 3P = टोटल हो जाता, तो निकाल लेते फिर भी। हुआ क्या? तो ये हमारे पास सेकंड था। एक मैंने कल कैल्शियम कार्बोनेट वाला बताया था, आज ये दूसरी रिएक्शन बताई, और एक और रिएक्शन है अपने पास, थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। 3 हेट्रोजेनियस के मेन रिएक्शंस है ना। थर्ड रिएक्शन है अपने पास NH2COONH4 सॉलिड। ये डिसोसिएट होने पर हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देता है और प्लस CO2 गैस देता है, ठीक है। NH2COONH4 solid gives 2NH3 plus CO2. This is the third heterogeneous reaction. अब क्या करना है, सेम वही काम। इसके A मोल मान लो तो अमोनिया और CO2 के कोई भी मोल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप में A - X, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 2X, और CO2 के कितने हो जाएंगे, X। ठीक है क्या यहाँ तक? अब मैं अगर पूछूं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, तो Kc = क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। ये कहां पे आएगा, आएगा कि नहीं, सॉलिड, सॉलिड कहीं भी नहीं आएगा। सॉलिड कभी आता है क्या एक्सप्रेशन में, नहीं, तो सॉलिड को हमें लेने की जरूरत नहीं है। और कंसेंट्रेशन = क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मोल्स अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में रखे जाए तो इसके मोल्स कितने हैं, 2x अपॉन वॉल्यूम के पावर कितना, 2 इंटू इसका कितना मोल्स माना है, x अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4x³ अपॉन v², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा कि केसी से डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि x मालूम करना पड़ेगा। केसी से देखो, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में मैं दे दूंगा, x आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम। तो केपी से डील करो तो आसान हो जाता है। कैसे, देखो केपी के लिए क्या लिखोगे, बोलो, केपी = क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का के पावर 2, ठीक है, कोएफिशिएंट पावर में जाता है ना, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये दो चीजें लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर PT। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होगा, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ NH3 कितना है, 2x अपॉन टोटल मोल्स कितना है, 2x प्लस x, ठीक है। तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा, PT2PT/3, ठीक है क्या। तो इसका पार्शियल प्रेशर मिल गया टोटल प्रेशर के फॉर्म में। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, कितना है बताइए,
कितने मोल्स हैं उसके, x मोल्स, और नीचे कितना लेना पड़ेगा, x प्लस 2x। अच्छा ये मोल्स क्यों नहीं ले रहे हम लोग, कल बताया था सॉलिड के मोल्स कभी भी नहीं लेने, वी हैव टू डिसाइड ओनली द मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो हमें टोटल गैसियस सब्सटेंस के मोल से डिवाइड किया है, पीटी इज इक्वल टू, ये बताओ कितना आ जाएगा, पीटी बाई 3 आ जाएगा क्या। तो क्या दोनों पार्शियल प्रेशर मिल गए तो केपी में रख दिया जाए, तो क्या आ जाएगा केपी का फॉर्मूला हमारे लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर था ना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या था CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आया है, 2 pt/3 का होल स्क्वायर इनटू कितना, pt/3। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 pt³ अपॉन 27 ना, 27। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केपी। तो केपी का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो इतना आएगा, इस फॉर्मूले को रटना हमें नहीं है, इसको हम लोग समझ के, ये जो इतना काम किया इसको दो स्टेप में मैंने कैसे बनाया था निकालने के लिए, हाँ ले लीजिए, दो स्टेप में कैसे मैंने बताया था, देखो CO2 के पार्शियल प्रेशर को अगर P मान लिया जाए, जो लोअर कोएफिशिएंट होता है उनको बताया था P मान लो, अगर इसको P मानोगे तो इसकी वजह से अगर इसके x मोल P दिए तो 2x मोल कितने देंगे, 2P, x मोल की वजह से P आ रहा है तो उसके 2x की वजह से 2P, लोअर कोएफिशिएंट को मैंने बोला था P मान लो, और जिस कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर सम मैं देखूं तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 2P प्लस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर होगा क्या, टोटल प्रेशर जो होगा वो 2P प्लस P के ही बराबर होगा ना। क्या इस सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर है क्या, नहीं, केवल गैस का लेना है, पहले गैस का प्रेशर और दूसरे गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा, तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PT/3। तो जो हमने इतना निकाला, अगर ये PT/3 आ गया तो इसका मतलब इसका ये वजह से प्रेशर कितना, PT/3, और इसकी वजह से प्रेशर कितना, 2PT/3। तो क्या हमको ये जो ये डायरेक्ट मिल गए, ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट मिल गए, तो इतना मोल फ्रैक्शन वाले भी करने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए पूरा लगा रहे हैं। बाकी मैंने आइडिया दे दिया है, जो लोवेस्ट कोएफिशिएंट हो उसको P मानो और उसी कोएफिशिएंट के हिसाब से प्रेशर को बांट दिया करो। अगर अपने पास 5-6 गैसेज होती तो सब पे क्या हो जाता, उसी हिसाब से बांट दिया जाता। ठीक है ना, लगा लो। केसी और केपी का एक्सप्रेशन ही पूछता है हमें ज्यादा। ये वाला तरीका समझा क्या, लोवेस्ट कोएफिशिएंट को P मानो तो बाकी दूसरे से जो कोएफिशिएंट होगा उसके फॉर्म में आएगा, और टोटल प्रेशर को हम उस तरीके से जोड़ के निकाल सकते हैं सबका अलग अलग पार्शियल प्रेशर। तो इतना हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी केपी के एक्सप्रेशन के लिए। हाँ, तो केपी का फॉर्मूला हमसे डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें वो याद नहीं करना है, निकाल सकते हैं ना हम लोग, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए निकाल सकते हैं। V³ हाँ V³ हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये V² इंटू वी करेगा तो V³ होगा, वेरी गुड, ये V³ होगा, ये V का स्क्वायर है ना, और इंटू V है तो कितना आएगा, V³ आएगा। ठीक है, किसको, नहीं शॉर्टकट से तो नहीं करने हैं, पेपर में तो फुल करना पड़ेगा, जैसे डेरिवेशन करवाया वैसे।
नहीं, वैसे ज्यादा नहीं आएंगे। हम्म। अब आएंगे, देख लेना कल कैसे आएंगे। कल देना ही है अब तुम्हें। दोनों आएगा ना, सरफेस केमिस्ट्री और इससे दोनों से रहेगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये लिख लिया क्या, पूरा हुआ? लिखो, जल्दी लिखो। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखिए, परसेंट डिसोसिएशन वाला तो समझ गए ना करने का तरीका। अब मैं एक सिंपल सा केवल दे रहा हूं, है ना। लिखिए कि इफ टोटल प्रेशर, इफ टोटल प्रेशर, इफ टोटल प्रेशर डेवलप्ड, total pressure developed at equilibrium, if total pressure developed at equilibrium by dissociation of, if total pressure developed at equilibrium by dissociation of NH2COO NH4 solid, ये लिखा है कंपाउंड, by dissociation of NH2COO NH4 solid is 30 atm, if pressure developed at equilibrium by dissociation of this compound is 30 atm, then calculate kp, calculate kp, calculate kp for reaction, calculate kp for reaction, और reaction लिख लेना यही वाला सेम, calculate kp for reaction NH2COO NH4 solid dissociate and gives 2NH3 gas प्लस CO2 गैस। तो देखो, ये सब आपको कुछ लिखने उखने की जरूरत इसमें नहीं है, बार बार जो मैंने बताया उसी को फॉलो करो। क्या दिया है इसने, टोटल प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम इज 30 atm, टोटल कितना हो रहा है 30 atm। तो हमें Kp निकालना है, तो मुझे बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे इसके लिए, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कैसे भी हमको इन दोनों का क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो क्या टोटल प्रेशर दिया है 30 atm, तो क्या हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अलग अलग? कैसे करेंगे इसका, कोई इसको मान लो इसकी वजह से प्रेशर कितना डेवलप हो रहा हो, P, तो अगर इसकी वजह से P होगा तो इसकी वजह से 2P, और इन दोनों का जो सम आएगा 2P प्लस P, यही टोटल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं है ना। ये समझ पाए क्या? ये लगाने के लिए फॉर्मूला, अब देख जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको टोटल प्रेशर दे दिया, इस फॉर्मूले में डाल दो आंसर आ जाएगा। पर ये फॉर्मूले से नहीं जाना है, मैं भी बता रहा हूँ, अप्रोच उससे मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज करेगा ना बार बार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको लोवेस्ट कोएफिशिएंट को P मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2P, और दोनों का सम किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर। तो इसका मतलब 3P इज इक्वल टू कितना गया 30, तो P इज इक्वल टू कितना गया 10। तो क्या अगर 10 पता चल गया, तो क्या मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पता हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2P, 2P मतलब कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना 10, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 4000 हो जाएगा, और यूनिट क्या होगी ATM के पावर 3। आया क्या? और चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो, इसी रिएक्शन के लिए पूछा था ना, PT कितना दिया है 30 दिया है ना 30, तो 3 का स्क्वायर करो तो 9 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करना है ना, 30 का क्यूब, स्क्वायर बोल रहा हूँ, 30 का क्या करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 नीचे से ऊपर कट जाएगा, और 1000 बचा है, तो 4 से 1000 मल्टीप्लाई होकर कितना था 4। तो जो डायरेक्ट बताया उसको मैंने इस तरीके से कर लोगे तो आसानी है ना, ये तरीका आसान है। कोएफिशिएंट P मानो, उसी कोएफिशिएंट में बांट दो सबको, लोवेस्ट कोएफिशिएंट को P माना करो और उसी हिसाब से सबको बांट दिया करो, तो एक लाइन में लग जाता है सवाल। ठीक है, लगा लीजिए।
हाँ, हेट्रोजीनियस का नहीं है, पेपर में डाला अभी मैंने, इसके पहले हाँ होमोजीनियस तक, हेट्रोजीनियस का नहीं डाला है। अब जैसे कोई जनरल क्वेश्चन भी बना दूं मैं, देखो जैसे कोई भी रिएक्शन दे रहा है, 2A सॉलिड गिव्स B गैस प्लस 3C गैस प्लस 2D गैस, ठीक है, ये हमें दे दिया इस तरीके का। कोई भी जनरल बना दे तो हमें बार बार वो, मैंने बताया था इसमें एक्स वगैरह निकालने की जरूरत हमें नहीं है ना। ये रिएक्शन लिखो, फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर करवा रहा हूं मैं। रिएक्शन के नीचे लिख लेना, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C, जो इसमें C है ना सब्सटेंस कैपिटल C, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज P1, P और सफिक्स में लिखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज P1, then find partial pressure of, then find partial pressure of B, partial pressure of B comma D, partial, then find partial pressure of B comma D and expression of Kp, and expression of Kp in terms of, expression of Kp in terms of P1, एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ P1, P1 के टर्म्स में उसका एक्सप्रेशन पाना है, किसका, Kp का, और इन लोगों के अलग अलग क्या पाना है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। करो, कैसे करेंगे इसमें, जो टेक्निक बताई मैंने उसी को बस अप्लाई करिए। इनमें लोवेस्ट कोएफिशिएंट वाला सब्सटेंस कौन सा है, बी है ना, तो उसके अगर प्रेशर को मैं पी मान लूंगा तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 3P, और इसका 2P। अब क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम क्या दिया, सी का पार्शियल प्रेशर P1, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, 3P किसके बराबर होना चाहिए, P1 के। तो क्या अगर 3P P1 के बराबर है तो P बराबर कितना हो जाएगा, P1/3। तो मुझे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बताइए इन टर्म्स ऑफ P1, तो आंसर कितना हो गया, P1/3, इसका आंसर हो गया, समझा गया। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू P लिखोगे, और ये P किसके बराबर है, P1/3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया, P1/3। यही पूछा है ना कि पार्शियल प्रेशर बी का निकालो, डी का निकालो इन टर्म्स ऑफ किसके, P1 के, तो ये हो गया P1/3। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना रहेगा, वो तो P1 ही दिया है, तो P1 दिया ही है प्रॉब्लम में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अगर मुझे पूछे तो कितना हो जाएगा, 2P, तो 2P का मतलब कितना, 2P1/3, समझ गया क्या। और मुझसे क्या पूछा था, Kp भी पूछा था ना, तो बोलो Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के पावर कितना 1 इंटू क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर कितना 3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के पावर कितना 2। बोलो ये लिखेंगे इस तरीके से। और क्या सबके पार्शियल प्रेशर हमें पता है कितना है, ये P1/3 है, ये कितना है, ये P1 है, और ये कितना है 2P1/3 होल स्क्वायर। तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और P1 के पावर कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, P1 के पावर 6 हो जाएगा ना, सही है। और नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 कितना 27, तो ये आंसर हो गया, समझे क्या। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हमको टोटल प्रेशर ही दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं किसी गैस का पार्शियल प्रेशर दे दूं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे, तब भी कर सकते हैं। चाहे मैं किसी गैस का पार्शियल प्रेशर दे दूं तो मोलर रेशियो के हिसाब से सबके पार्शियल प्रेशर निकल जाएंगे, और सवाल में मैं टोटल प्रेशर दे देता तो भी सबका पार्शियल प्रेशर मिल जाता,
क्योंकि सबके कोएफिशिएंट में मान के टोटल के बराबर करते तो इंडिविजुअल निकल जाते, और केपी पाने के लिए तो सबका पार्शियल प्रेशर ही चाहिए। समझे क्या बात को? अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया होता कि जो सी का प्रेशर है वो 300 एटीएम है, पार्शियल प्रेशर कितना है 300 एटीएम, तो अगर ये 300 एटीएम होता तो ये कितना होता 100 एटीएम, और ये कितना हो जाता 200 एटीएम, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाता 700 एटीएम। 3 2 5 600, ये कितना होता 3 2 5 600 एटीएम हो जाता, टोटल प्रेशर कितना हो जाता 600। कुछ भी ऐसा सवाल बना सकते हैं, कर सकते हैं। समझ गए हम लोग क्या करना है ना। इवन मैं आपको केवल एक गैस का पार्शियल प्रेशर बता के भी टोटल प्रेशर पूछ सकता हूँ, सही है कि नहीं? एक का पता है तो बाकी तो उसी रेशियो से बढ़ जाएंगे ना, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे सवालों को ना। ठीक है चलो, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस वाला केस था। होमोजीनियस हमारा खत्म हो गया, हेट्रोजीनियस का केस खत्म हो गया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है उसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लगा लिया? हटा दूं? हटा दिया जाए? हो गया? इस सवाल में कुछ दम था क्या? ऐसे सवाल कर लेंगे? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ हाँ, जो छोड़ दो, बाद में कर लो। लगा लोगे ना? हाँ, नहीं सुन पा रहा हूँ। टैब का क्या हो गया है? जाओ तो ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको ब्रैकेट में डाल लेना, अल्फा बोलते हैं ना। क्या ये गलत लिख दिया क्या? डिस्को लिख दिया मैंने? डिसोसिएशन डिस्को हो गया था ना। चलो डिस्को, हाँ? किसी डिस्को में जाए जाए, हाँ, है ना। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको समझो जरा सा। किसी भी गैस का, किसी भी गैस बोलो, किसी भी सब्सटेंस का किसी रिएक्टेंट को ले लो, उसके एक मोल का कितना रिएक्ट कर जाता है, एक मोल का कितना रिएक्ट कर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने एक मोल रिएक्टेंट का लिया और मेरे पास 0.8 मोल बच गए, तो कितना रिएक्ट कर गया? 0.2 मोल। तो ये 0.2 मोल हमारा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब एक मोल का कितना रिएक्ट कर जाएगा, डेट इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब वो फ्रैक्शन जो एक में से कम हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है? अल्फा, है ना। तो इसका लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा and defined as, it is denoted by alpha and defined as fraction of, defined as fraction of 1 mole of reactant, defined as fraction of 1 mole of reactant dissociated, defined as fraction of 1 mole of reactant dissociated at equilibrium, defined as fraction of 1 mole of reactant dissociated at equilibrium, defined as fraction of 1 mole of reactant dissociated at equilibrium। क्या समझे कि एक मोल का लिया जाए तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हमारे लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैंने इनिशियल मोल्स 1 ले लिया, इनिशियल मोल डेफिनेशन क्या थी, 1 मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है, अगर मैंने इनिशियल मोल 1 ले लिया तो अल्फा किसके बराबर हो गया, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। और अगर आपने 1 मोल लिया है तो डिसोसिएट होने वाला अमाउंट 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, 1 से कम ही रहेगा। तो 1 से कम ही रहेगा तो फ्रैक्शन होता है ना, 1 से छोटी चीज को क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल बोल देते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि 1 मोल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो जाता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी हम लोग पिछले सवाल में ही कर रहे थे, परसेंट डिसोसिएशन कर रहे थे, क्या करते थे उसमें, ऊपर डिसोसिएटेड मोल्स लेते थे और नीचे इनिशियल मोल, और 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। परसेंटेज बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इक्वलिटी कहीं नहीं आएगी, क्या अल्फा की वैल्यू कभी 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, जो अल्फा है ना ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। क्या मीनिंग होगा अगर मान लो किसी रिएक्शन में लिख दिया अल्फा बराबर 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए। ऊपर वाला टर्म 0 होने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। ऊपर वाला टर्म 0 होने का मतलब क्या, रिएक्शन शुरू ही नहीं है, मतलब t बराबर 0। तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अगर 0 के बराबर हो जाएंगे तभी ये 0 होगा, और नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अगर 0 होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड। क्या ये समझ गए हम लोग, अगर अल्फा की वैल्यू कभी 0 हो जाए मतलब वो रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, और अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या मीनिंग होगा, 1 कब हो सकता है, जब ऊपर और नीचे वाले दोनों चीजें सेम हो। तो ये दोनों सेम कब हो सकती हैं, जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए, पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, समझ रहे हो क्या। और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन की अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, समझ गए। तो अल्फा 1 होने का मतलब ही हो गया नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इनिशियल मोल्स के, सही है, इनिशियल मोल्स। और इसका मीनिंग क्या होगा, रिएक्शन इज कंप्लीटेड, सही है ना, रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया, तभी तो जितने मोल्स रिएक्टेंट के लोगे उतने ही डिसोसिएट होंगे। और अगर एक और चीज ध्यान रखना है, अगर हमसे कभी परसेंट डिसोसिएशन पूछ लिया, परसेंट डिसोसिएशन, तो परसेंट डिसोसिएशन को करने के लिए क्या कर देंगे, अल्फा जो है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाए करेगा, परसेंट डिसोसिएशन, समझ गए, लिख लीजिए। टाइम हो गया था आने का, अच्छा ऐसा है क्या। तो देखो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने होमोजेनियस रिएक्शन पढ़े थे ना, होमोजेनियस के सवाल तो काफी सिंपल होते हैं, देख ही लिया था हमने, है ना। तो होमोजेनियस के क्वेश्चंस में ज्यादातर वो क्या करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज कराता है, उनके सवालों में किसको डाल देता है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो थोड़ा सा सवाल अच्छा बन जाता है। हमने क्या समझा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का, जो लोग अभी आए समझ लीजिए, अल्फा का मतलब क्या था, डिसोसिएटेड मोल्स ऊपर आते हैं, इनिशियल मोल्स नीचे।
एक मोल का कितना डिसोसिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, क्योंकि 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 होने का मतलब कि कुछ डिसोसिएट ही नहीं हुआ, और डिसोसिएट नहीं हुआ इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और 1 कब होगा, एग्जैक्टली 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हो जाने का मतलब रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो हमेशा डायनेमिक नेचर में होती है, मतलब ये चलती रहती है, कभी रुकने वाली नहीं है। अब इसमें करना क्या है, जो हम लोगों ने अभी तक किया था ना, केसी केपी का एक्सप्रेशन निकाल लेते ना, उसी केसी केपी का एक्सप्रेशन अब निकालना है बट अल्फा। अब उसको अल्फा के फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा। ये लिख लिया ना, देखो एक समझ जाओगे तो करने आ जाएगा, जो अभी तक करते आ रहे थे वही करना है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। देखिए जैसे फर्स्ट रिएक्शन में ले लूं ये वाला, देखो 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। चूंकि ये डिसोसिएशन है, मतलब इस रिएक्शन सारी कैसे होंगी, डिसोसिएशन वाली होंगी, मतलब कोई चीज टूटेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को कि 2HI, HI इज डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। HI किस में डिसोसिएट हो रहा है, H2 और I2 में, तो ये हमेशा ही डिसोसिएट होने वाली। अब जो किए थे ना वही काम करना है। देखो इसको A मोल मान लिया, H2 और I2 के कोई मोल्स नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, A-2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब इसका अगर Kc और Kp में पूछता तो क्या लिखते हैं, इसका क्या Kc और Kp बराबर आएगा कि नहीं, बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है, 0 है, और डेल्टा Ng जब 0 है तो Kc Kp बराबर, और ये इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, x के पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, और कुछ आएगा क्या इधर आगे, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, वॉल्यूम वगैरह कहीं आने वाला नहीं, तभी तो ये Kc Kp बराबर आएंगे। उसमें Kc में वॉल्यूम नहीं आएगा तो Kp में प्रेशर भी नहीं आता, तो ये दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, ये जो हमने काम किया ना, ये किसके टर्म में किया अभी काम मैंने, मोल के फॉर्म में। ये किस में किया है, मोल में। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं चेंज करना है, इसको हमें किसके फॉर्म में करना है, अल्फा के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, हमने अभी वही मानना है, शुरू में इसके मान लो A मोल है, H2 के कोई मोल्स नहीं है, I2 के भी कोई मोल्स नहीं है। रिएक्शन में फिर से नहीं लिख रहा हूं, उसी के नीचे समझा रहा हूं। HI के कितने मोल, A मोल, H2 के कोई भी मोल्स नहीं, I2 के कोई भी मोल्स नहीं। अब इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो क्या होता है। अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था अभी, अल्फा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। अच्छा, डिसोसिएटेड मोल हमारे लिए कितना है, जो जाता है, A मोल माना था, इसमें से कितना घटा दिया, 2x। जो चीज माइनस होगी वो हमेशा डिसोसिएटेड मोल्स होगा, तो डिसोसिएटेड मोल्स कितना हो गया, 2x। इनिशियल मोल कितना है, A, तो इसका मतलब 2x बराबर क्या आ जाएगा, A अल्फा। 2x क्या आ जाएगा, A अल्फा। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू किसके फॉर्म में रखनी होती है, अल्फा के टर्म्स में। तो बताओ यहाँ पे A माइनस क्या हो जाएगा, A अल्फा। A माइनस क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे A अल्फा ना, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, A अल्फा बाई 2। इस x की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या ये समझ गए हम लोग। अब सेम वही काम करना है, बोलो के सी इज इक्वल टू के पी होगा इनके लिए, और ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो, x की जगह पे A अल्फा बाई 2, इसके पावर कितना 1, इंटू A अल्फा बाई 2 के पावर कितना 1, ठीक है, पावर 1, इसके पावर 1 और इसके पावर कितना 2, मतलब A माइनस A अल्फा के पावर कितना 2। ठीक है, अब बताओ आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और अगर मैं चाहूं तो यहां से A स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं ना, बोलो A स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, हो सकता है ना। यहां से A बाहर और यहां से बाहर जब स्क्वायर से खींचोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर बाहर निकल के आएगा ना। ठीक है, तो देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। क्या मिला फॉर्मूला में, के सी बराबर क्या मिल गया, के पी, और ये बराबर किसके मिल गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के सी एंड के पी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। देखो क्या फायदा हुआ इसका, अगर अब किसी क्वेश्चन में मुझे बोल दिया कि 40% डिसोसिएशन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के पी, बोलेगा ये रिएक्शन 40% डिसोसिएट होती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के पी, तो क्या 40% बोलते ही अल्फा की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। अल्फा परसेंट डिसोसिएशन क्या था, अल्फा इंटू 100, तो अगर मैं 40% बोल रहा हूं तो 40% का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.4।
जो परसेंटेज दिया उसको 100 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा तो 0 से 1 के बीच है। तो यहाँ पे डालते ही क्या आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखो ये सवाल इस तरीके से सिंपल हो जाते हैं। एक और मैं समझाता हूँ, देखो सेकेंड रिएक्शन, इसको समझिए जरा। PCl 5 है और ये डिसोसिएट हो रहा है PCl 3 गैस प्लस Cl2 गैस। देखो इसमें भी कैसे करना है, वही काम करना है, सेम अल्फा के फॉर्म में हमें निकालना है, ठीक ना। ये A मान लो, इनके कोई मोल्स नहीं होंगे। अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, A माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अल्फा के फॉर्म में, अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, x है, जो माइनस होता है ना A में से वही क्या होता है डिसोसिएटेड। तो x अपॉन क्या हो जाएगा इनिशियल मोल A, तो x इज इक्वल टू क्या A अल्फा आया क्या। तो बोलो इसकी जगह पे क्या रख दूं, A माइनस A अल्फा, यहाँ पे A अल्फा और यहाँ पे A अल्फा, ठीक है। अब इनका केसी और केपी तो अलग अलग आएगा क्योंकि डेल्टा एन जी 0 नहीं है ना। तो पहले केसी बताओ, केसी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, A अल्फा के पावर कितना 1 इंटू A अल्फा के पावर कितना 1। ये वही है सेम, समझ रहे हो क्या, कुछ इसमें नया चीज नहीं हो रहा है, बस वो अल्फा के फॉर्म में चला गया। नीचे क्या आएगा A माइनस A अल्फा के पावर 1। अब पावर देखते हैं, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है, तो वॉल्यूम आएगा ही, कहाँ आएगा नीचे, तो ये हो गया 1/v, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर को ए बाहर एक ले लूं क्या, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा इंटू 1 अपॉन वी। तो एक ए से तो ए भी काट सकते हैं ना, ठीक है। तो ये केसी हो गया। और केपी निकालो तो देखो क्या आ जाएगा, केपी, केपी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ए अल्फा के पावर 1 इंटू ए अल्फा के पावर 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अल्फा के पावर 1 इंटू वॉल्यूम नीचे आया है तो प्रेशर ऊपर, तो पी ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना आएगा ए प्लस ए अल्फा आ जाएगा। वेरी गुड, ए प्लस ए अल्फा, पावर 1 ही रहना है। अब देखो जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू पी, ऊपर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू पी, और नीचे यहां से अगर ए बाहर ले लूं तो क्या आएगा 1 माइनस अल्फा, यहां से ए बाहर ले लूं तो इसमें क्या आएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये देखो जरा ए से कटेगा क्या, कट जाएगा। तो फाइनली हमें केपी का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो देखो ये केपी का फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे सवालों में हमें ज्यादातर केपी के फॉर्मूले ही पूछे जाएंगे। और केपी के, अगर मैं अब इस रिएक्शन में आपको प्रेशर बता दूं 10 एटीएम है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दूं कि 0.3 है, तो क्या हम लोग केपी निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवाल, तो इनमें केसी का एक्सप्रेशन नहीं केपी का एक्सप्रेशन ही हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है ना, दोनों लिख लो। और थोड़े से और हम लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस और कल करेंगे, कुछ है ना रिएक्शंस मैं दे दूंगा कल इनके ऊपर, और आगे यहीं से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। तो इसका भी मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, अभी तो मैं एक्स निकलवा के बता रहा हूँ ना आपको, तो इसका कल मैं शॉर्टकट बताऊंगा कैसे तुरंत हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कल करेंगे यहीं से आगे।